चलो देखो इसको खत्म करते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम देखो क्या होती है, इसके बारे में लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट होता क्या है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है हम अपनी इच्छा से क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। ठीक, मतलब कि नॉर्मली एज ऑफ रिटायरमेंट होती है 60। ठीक, 60 ईयर्स क्या होती है नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन अगर मुझे लगता है कि 55 साल या 58 साल या उसके पहले ही 50 साल या कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं सर्विस नहीं दे पाऊंगा, किसी वजह से हो सकता है। ठीक, तो अगर मुझे लगता है कि मैं सर्विस नहीं दे पाऊंगा तो मैं वहां पे अपने एम्प्लॉयर से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे क्या कर दीजिए, रिटायर कर दीजिए। ठीक, कब रिटायर कर दीजिए, जो नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट है उससे पहले। तो वहां पे क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम दी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति 4 साल 5 साल पहले रिटायर हो रहा है, ठीक, तो वो कहता है कि मुझे अब तो सैलरी मिलेगी नहीं, तो जो मुझे सैलरी इन फ्यूचर मिलने वाली थी उसके बदले में मुझे कुछ कॉम्पनसेशन दे दीजिए। ठीक, कॉम्पनसेट कर दीजिए, मुआवजा जिसको कहते हैं, या उसको कहना है कि कॉम्पनसेट करने का मतलब कि जो हमको लॉस हो रहा है उसके एवज में आप मुझे कुछ दे दीजिए। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हमने बताया भी था कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे अर्ली एज रिटायरमेंट दिया जाता है। ठीक, जैसे मिलिट्री हो गया, मैंने बताया था कि मिलिट्री में क्या होती है, अर्ली एज रिटायरमेंट दी जाती है, क्योंकि 45 साल 50 साल की एज आते आते अब आप फाइट करने के लायक नहीं रहते उतने ज्यादा, जितना आप 20 साल 25 साल 30 साल में फाइट करने के लायक हैं उतना शायद मिलिट्री में आप 50-55 साल में शायद ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल फाइटर प्लेन होती है, फाइटर प्लेन उड़ाना होता है, अब फाइटर प्लेन उड़ाना 55 साल 60 साल की उम्र में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो वहां पे क्या होता है, 35-40 की एज आते आते हम आपको क्या कर लेते हैं, रिटायरमेंट दे देते हैं। ठीक, इसीलिए अक्सर लिखा जाता है एक्स आर्मी। एक्स आर्मी का मतलब कि वो रिटायर्ड आर्मी है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो क्या होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर में, हम आपके नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट से पहले ही क्या देते हैं, रिटायरमेंट दे देते हैं। और एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को कुछ पैसा लमसम अमाउंट देता है और उसी को हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। क्या कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन, यानी कि वो पैसा जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बिफोर रिटायरमेंट देता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके लिए प्रोविजन क्या बनाया गया है, प्रोविजन ध्यान से देखो क्या लिखा है। पहला लिखा है एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड, जो मिला है उसमें से कितना माफ हो जाएगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ठीक, इन चारों में से जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। किस सेक्शन में, 10(10)(c) में। अब क्या क्या है, पहला लिखा है एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो हमको कंपनसेशन रिसीव हुआ है। दूसरा क्या है, 5 लाख, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो इन दोनों में से जो कम होगा वो ले लेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, 3 months सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 3 महीने की सैलरी ले लेंगे हर साल, जितना साल आपका कंप्लीट हुआ होगा सर्विस। सर ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा देखो, एक व्यक्ति रिटायर हुआ है 1 जनवरी 2020 को। कब रिटायर हुआ है, ये रिटायर हो गया, और वो ज्वाइन किया था मेरे बिजनेस को, सॉरी मेरे कंपनी को 1 अप्रैल 11 में। 11 मत करो और ज्यादा करो, इसको कर दो कि ये ज्वाइन हुआ था मेरे यहाँ कंपनी में 2001 में। ठीक, आ रही बात समझ में। और जब वो रिटायर हुआ तो उसको सैलरी मिल रही थी 30,000 रुपए। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो। अब 1 अप्रैल 2001 से 1 जनवरी 2020 तक में उसने कितने साल काम किया, तो उसने काम किया है 19 साल कुछ महीने, 9 महीना। कितने साल काम किया, 19 साल 9 महीने। तो 19 साल 9 महीने का मतलब हो गया 19 साल प्लस 9 मंथ का मतलब हो गया, यहां पे लिखा है ना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब हम कितना साल लेंगे, 19 साल। अगर यहां पे लिखा होता पार्ट देयर ऑफ, तो क्या लेते, 6 महीने से अगर ऊपर होता तो कितना लेते, 20 साल। लेकिन यहां पे 19 साल 9 महीना है और कभी कंप्लीटेड ईयर नहीं हुआ, इसका मतलब कितना ले लेंगे, 19 साल।
तो उसने कितने साल मेरे यहाँ काम किया? 19 साल। और जब वो रिटायर हो रहा था तो उस समय उसकी सैलरी कितनी थी? 30,000। तो हम लास्ट 3 महीने की लेंगे सैलरी, ठीक। तो 30,000 इंटू 3 कर दें, कितना आ जाएगा? 90,000 आ गया। 90,000 तो ये आ गया 3 महीने की सैलरी, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, या इसको फॉर की जगह मल्टीप्लाई कर दो। फॉर ईच कंप्लीटेड का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना साल कंप्लीट हो गया है? 19 साल। तो 90,000 को किससे डिवाइड कर दो? 19 से आ जाएगा तुम्हारा 17,10,000, ठीक है। 17,10,000, हाँ, इतना आ गया तुम्हारे पास क्या? कंपनसेशन का अमाउंट। यानी कि हम तुमको कितना देंगे यहाँ पे? 17,10,000, सॉरी 17 लाख यहाँ पे, इस वाले पे 17,10,000, ठीक। इतना बात समझ में आया? बोलो। अब यहां पे क्या कह रहा है? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के समय उसकी सैलरी कितनी थी? 30,000 थी, और उसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना महीना बच गया था। मान लेते हैं कि मैंने बोला था कि तुम्हारा रिटायरमेंट होगा 26 साल पे। कितने साल पे? 26 ईयर की सर्विस में तुम क्या हो जाओगे? रिटायर हो जाओगे, 26 साल काम करके। लेकिन तुम हमारे यहाँ काम कितना किए हो? 19 साल 9 महीने। तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे? 19 साल और कितना महीना? 9 महीना। आ रही बात समझ में? बोलो। तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो 26 साल में से 19 साल माइनस कर दो, ठीक। कितना आ गया? 7 साल, और 7 साल में से 9 महीना और माइनस कर दो, यानी कि 6 साल 3 महीने। यानी कि 6 साल 3 महीने वो हमारा क्या 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 किया है? काम किया है। तो 6 ईयर प्लस 3 महीने काम नहीं किया है ना, सॉरी 3 महीने काम नहीं किया, बचा है, सॉरी 6 साल और 3 महीने बचा है। बताओ 6 साल में कितना महीना आता है? 6 साल में कितना महीना? 1 साल में 12 महीना। तो 6 साल में कितना महीना हो जाएगा? 72, और 3 महीना और बच गया, यानी कि 75 महीना। 75 मंथ बच गया है। तो यहां पे हम 30,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 75 से, ठीक। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 75, यहाँ हो जाएगा 75 दूना 150, 2 लाख, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा 22,50,000। देख लेना जीरो रो अपने हिसाब से, ठीक। कितना आ गया? 22,50,000, ठीक। उसके बाद से एक्चुअल कंपनसेशन मान लेते हैं उसका है कितना? 3 लाख मान लेते हैं, या मान लेते हैं 30 लाख, छोड़ो, ठीक। लेकिन मैक्सिमम कितना माफ होगा? 5 लाख। तो इन तीनों में से जो क्या होगा सबसे कम? तो इन तीनों में सबसे कम कितना है? 5 लाख। तो कितना माइनस हो जाएगा? 5 लाख। इसका मतलब कि मैंने तुमको एक्चुअल में कितना दिया है? 30 लाख, और माइनस कितना हो जाएगा? 5 लाख। इसका मतलब टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 25 लाख, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? फिर एक बार क्विक रिवीजन देखो। सबसे पहले तुमको एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव लिख देगा कितना? जितना तुमको मिला है। मान लेते इस क्वेश्चन में कितना मिला है? 30 लाख। दूसरी लिमिट कितनी है? 5 लाख की, तो 5 लाख। मैंने बोला कि एक व्यक्ति था, वो 1 जनवरी 2020 को क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है, ठीक। तो 1 जनवरी 2020 को रिटायर हो रहा है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? 3 महीने की सैलरी, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो यहां पे उसको रिटायरमेंट के समय कितना मिला था? 30,000, और इंटू 3 करें कितना आ जाएगा? और हम देखेंगे तुमने कितने साल मेरे यहाँ कंप्लीट किया सर्विस। तो उसने कंप्लीट कितने साल किया था? 19 साल। तो 90,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 19 से आगे कितना? 17,10,000, ठीक। चौथा क्या कह रहा है? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के समय उसकी सैलरी कितनी थी? 30,000। और उसके बाद से कह रहा है जितना महीना बच गया हो। तो महीना हमको पता है कि तुम्हारी टोटल कितने साल तुम काम कर सकते हो? 26 साल। तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 26 साल 26 साल पे रिटायर करना। बोल देगा 26 साल की रिटायरमेंट थी, या बोल देगा कि उसकी आज की डेट में एज कितनी है? 58। तो 58 के लिए इसका 2 साल बाद रिटायर होगा। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। तो 26 इंटू 12 12 कर दिए,
तो ये कितना आ जाएगा 26 दाम में 260 और 26 दूना 52, यानी कि मेरे ख्याल से 312 महीना आएगा। ठीक है, देख लेना कितना आ जाएगा 26 दाम में 260 और 52, हाँ 312 महीने आ गया। 312 महीने उसको टोटल था, ठीक, उसमें कितना महीना बच गया था 7। भाई ये 26 साल उसने काम किया है, टोटल इतना काम किया होगा। उसने काम कितने साल किया था 19 महीने 19 साल 9 महीने, यानी कि पहले तो 19 साल इंटू क्या कर दो 12 निकाल दो या तो, ठीक। तो 19 इंटू 12 कितना होगा 19 दहा में 190 और 190 और 2, 228 आ गया, 28 आया है। ठीक, 228 आ गया। इतने साल वो हो गया, और उसके बाद से और उसने कितने महीने काम किया है 9 महीने और 19 साल 9 महीने, तो 228 और 9 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 237 237, ठीक। तो इसका मतलब कि 312 महीने टोटल था, जिसमें से 237 महीने उसने काम कर दिया, तो कितना बच गया 12 में से 7 बचेगा, बचेगा 5, यहाँ पे 11 में से 3 जगह बचेगा, सॉरी 10 में से 3 जगह बचेगा 7। कितना दिन बचा, कितना महीने बचा 75, और देखो यहाँ पे कितना आया था 75, तो यहाँ पे हमारा कितना जगह 75, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 22,50,000। इन चारों में से जो सबसे कम होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। ये था तुम्हारा क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन। इसके लिए कुछ चीजें और भी हैं जो ध्यान में देने वाली बात ये है कि इसके लिए जो सैलरी का मतलब होगा वो क्या होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस कमीशन, यानी कि सेम एज एचआरए की तरह ही होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये अप्लाई होता है उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर जिसने 10 साल की अपनी सर्विस क्या कर दी है कंप्लीट कर दी है, उन्हीं को वीआरएस मिलेगा। अगर आपकी सैलरी आपकी नौकरी जो है वो 10 साल से कम है तो ये अप्लाई नहीं होगा। और कम से कम वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एज कम से कम कितनी होनी चाहिए 40 साल, यानी कि 40 साल के बाद ही आप वीआरएस ले सकते हैं, 40 साल के पहले आप वीआरएस नहीं ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद से है कि एक बार आप रिटायरमेंट ले लिए तो आप किसी और जगह काम नहीं करोगे, यानी कि रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट अब आप घर पे बैठे हो, ठीक, घर पे बैठे यस, काम खत्म। तो ये सारी बेसिक चीजें थी और इस तरीके से आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या हो गया खत्म हो गया। अब हेडिंग डालो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। चलो देखो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है ना किसी को बैठा देना जबरदस्ती। अभी हम लोग पढ़े थे वॉलंटरी ना, तो वॉलंटरी में क्या होता है कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा से कहता है कि मुझे काम नहीं करना है, और रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन हम उसको काम नहीं दे पा रहे हैं और मैंने उसको निकाल दिया कंपनी में से कि अब जाओ घर जाओ, अब तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक। अब वो व्यक्ति सोचो इतने साल से हमारे यहाँ काम कर रहा था, अब हम उसको निकाल देंगे तो वो हमारे ऊपर क्या करता है, या तो कोर्ट में केस कर देगा या तो हमसे बोलेगा हमको कंपनसेशन दो, ठीक। तो अगर मैंने उसको कंपनसेशन दे दिया तो भी, या अगर उसने कोर्ट में केस लड़ा और कोर्ट ने मुझे बोला कि आपको इतना कंपनसेशन देना है तो भी, दोनों ही केस में उसको क्या मिल रहा है कंपनसेशन मिल रहा है। आ रही बात समझ में? फिर सुनो, मान लो सपोज तुम हमारे यहाँ काम करते हो दोनों के दोनों, ठीक, बहुत मेहनती हो, ठीक, काम करते हो। अब क्या हुआ, अब तुम लोग नॉर्मली 20 साल हमारे यहाँ काम करते, लेकिन हमारा लॉकडाउन कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन की वजह से तुम लोग को क्या कर दिए निकाल दिए। अब तुम आके हमसे कहे कि अच्छा ठीक है निकाले तो निकाले, ठीक किए हैं, लेकिन हमको एक काम कर दिए, क्या पैसा दे दीजिए, कुछ कॉम्पनसेशन हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हमको जॉब से क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। तो या तो हम ईमानदारी से अच्छे बच्चों की तरह तुम लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें, एक चीज, लेकिन हमने बोला जो उखाड़ना जाओ उखाड़ो, तो कोर्ट में जाते हैं। यस, हम तुमको पैसा एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, यहाँ से निकल लो, ठीक। तुम लोग को ऐसे धक्के मार के ठीक है तिरस्कार करके तुम लोग क्या कर दिए भगा दिए।
अब तुम लोग ईगो हर्ट हो गया तुम लोग का, तुम लोग ईगो पे ले ली, इतना हिम्मत, ठीक, कैसे सर हमको निकाल दिए, ठीक। तुम लोग कहाँ चली गई, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर स्टेट कोर्ट, सिविल कोर्ट, हर जगह पहुंच के सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, ठीक। फिर कोर्ट ने मुझे बुलाया प्यार से, कर आइए, ठीक, बैठाया और बैठा के खूब डांटा, कह रहा तुमको दिमाग नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। हम के क्या हो गया सर, कह रहे देखो लॉकडाउन में जब सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक, तो तुमको अपने एम्प्लॉय को ध्यान रखना चाहिए था। तो जब ध्यान रखना चाहिए था तो तुम ध्यान रखो। अब तो एक तो तुम उनको नौकरी नहीं दे रहे हो, और ऊपर से जो उनको नौकरी, जो उनके लिए जीवन व्यापन का एक सोर्स था, एक माध्यम था, तुमने उसको भी छीन लिया। अब चुपचाप से उनको क्या दो, कॉम्पनसेशन दो। तो या तो मैं खुद कॉम्पनसेशन दे दूं, या तो कोर्ट बोले कि कॉम्पनसेशन दे दो। कोर्ट ने एक बेस तैयार किया कि कम से कम 50,000 तो आपको देना ही देना है, कुछ भी हो जाए 50,000 तो आपको देना ही देना है। 50,000 के अगर नीचे रहा तो इसमें कोई टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं है, ठीक। आ रही बात समझ में, 50,000 से ऊपर का बात है। अब कह रहा है, प्रोविजन क्या कहता है कि जो भी आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ है, ठीक, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(c), क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि एक तो आपको कंपनसेशन मिल रहा है, खुद ही बहुत दिक्कत से मिल रहा है, ठीक। अगर हम उस पर टैक्स लगा देंगे पूरे पे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हम आपको क्या दे देंगे, छूट दे देंगे, एग्जाम कर देंगे। कितना एग्जाम करेंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। पहला क्या है, एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड, जितना आपको रिसीव हुआ है वो, और दूसरा कितना है, तीसरा कितना है, 5 लाख। तो ये दोनों तो हमेशा ही रहता है, यही वॉलंटरी में भी था, यही हर जगह रहता है। तो यहां पे एक हो गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और दूसरा क्या हो गया, ₹5 लाख। ये तो सीधे क्वेश्चन में देगा, हमको देखना किस लिए है, सेकंड के लिए। सेकंड वाला क्या कह रहा है, 15 डेज सैलरी, यानी कि 15/30, एवरेज सैलरी का मतलब है 15/30 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि इसमें अगर 6 महीने से ज्यादा है तो अगला साल ले लेंगे, यानी कि 26 साल 6 महीना है तो 27, 27 साल 8 महीना है तो 28, 27 साल 4 महीना है तो 27। आगे बात समझ में। तो अगर 6 महीना से ऊपर है तो हम अगला साल ले लेंगे, ठीक। तो यहां पे हमने क्या लिखा, 15/30 इंटू एवरेज सैलरी जो होगी आपकी, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ, ठीक। सर इसको जरा समझाइए। मैंने कहा कि उसको सैलरी मिलती थी 30,000, कितनी मिलती थी, 30,000, ठीक। 15 दिन की सैलरी कितनी हो जाएगी, 15/30, ठीक। आगे 15 दिन की सैलरी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने साल वो रहा। सर मान लेते हैं कि वो हमारे यहां काम किया है 15 साल 9 महीने, 15 ईयर और 9 मंथ, इसका मतलब कितना साल, 16 साल। इसका मतलब कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 16 से। तो ये आ जाएगा मेरा 15,000 इंटू 16, और ये आ जाएगा आपका 15 दहा में 150, 15 छक्के 90, 240, 240, उसकी वजह से 30 जीरो, कितना, 15/30 यानी कि 1/2, 1/2 इंटू 30,000 कितना हो जाएगा, 15,000। आगे बात समझ में। तो ये 2,40,000 आ गया, तो हम इस 2,40,000 को कहां लिख देंगे, यहां पे। अब मान लेते हैं कि उसको क्वेश्चन में एक्चुअल में रिसीव हुआ है 3 लाख, कितना रिसीव हुआ है, तो 3 लाख, 2,40,000 और 5 लाख विच एवर इज लेस, तो लेस क्या है, 2,40,000। इसका मतलब कि 3 लाख में से कितना माइनस कर दूंगा, 2,40,000, कितना आ जाएगा, 60,000। कुछ कहानी समझ में आ रही है, एकदम उसी तरीके से है। सिर्फ आपको प्रोविजन याद रखना है, और हम फिर बता रहे कॉपी में प्रॉपर तरीके से प्रोविजन अगर आपके बन गया तो हो जाएगा, ठीक। इसको भी खत्म हो गया। अब इसमें मीनिंग ऑफ सैलरी ही बस ध्यान में देना है, क्योंकि इसकी जो मीनिंग ऑफ सैलरी है वो पूरे सैलरी के अंदर में किसी की नहीं है, इसकी सबसे अलग है, ठीक। सब कुछ इसमें अलग है। पहला क्या लिखा है, बेसिक सैलरी, लेकिन इसमें डीए नहीं लिया और ना ही रिटायरमेंट बेनिफिट लिया। तो बेसिक सैलरी लिया, और क्या ले लिया, सारे अलावेंसेस टैक्सेबल जितने भी हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस, प्रॉक्टर अलावेंस, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, जितने अलावेंसेस है सब ले लेंगे। ऑल परक्विजिट्स मतलब कि रेंट फ्री अकोमोडेशन,
होटल एकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, गैस फैसिलिटी, स्वीपर फैसिलिटी, कुक फैसिलिटी, ये सब के सब जितने भी परक्विजिट्स है वो सब ले लेंगे। यानी कि टैक्सेबल अलावेंस भी ले लेंगे और परक्विजिट्स भी ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, ट्रैवल कंसेशन भी ले लेंगे। क्या छोड़ेंगे, एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसको हटा देंगे, बोनस अगर मिला होगा तो उसको भी हटा देंगे, और कमीशन मिला होगा तो देखो उसका रीजन है, उसका रीजन है। बोनस में क्यों देता हूं, क्योंकि मैंने ज्यादा प्रॉफिट कमाया था तो खुशी में आपको दिया था। अब हम खुशी से थोड़ा ना आपको कंपनसेशन दे रहे हैं, अब तो तुम कोर्ट में जाकर के झगड़ा किए हो, आ रही बात समझ में। तो बोनस और कमीशन का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, आ रही बात समझ में, वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। कहानी खत्म, ठीक। ये था तुम्हारा मीनिंग ऑफ सैलरी। लास्ट हेडिंग डाल दो, प्रोविडेंट फंड, ये लास्ट टॉपिक है आपका। सैलरी के अंदर में फिर बस हम लोग को क्वेश्चन लगाना होगा, ठीक। तो धड़ाधड़ हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। चलो अब कुछ मिनट के लिए यहां पे कंसंट्रेट करो। प्रोविडेंट फंड का मतलब मैंने बताया था क्या होता है। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों उसमें अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते, ठीक। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है एक गुल्लक की तरह होता है, ठीक, जिसमें हम आपको आश्वासन देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर हूं और आप क्या हो, एम्प्लॉय हो। आप हमारे यहाँ काम करने आए, मैंने कहा कि साहब तुम्हारे लिए एक ऑफर है। आपने बोला क्या, मैंने कहा कि एक काम करो, तुम लोग जब हमारे यहाँ काम करते हो, ठीक, तो तुमको जितनी भी सैलरी मिलेगी, ठीक, उसमें से कुछ हिस्सा तुम हमको दे दो, और जब तुम रिटायर होगे तो हम तुमको उसके उस पैसे के साथ, उसके इंटरेस्ट के साथ तुमको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, ठीक। तो तुमने बोला कि ये बताइए अगर आप मेरा ही पैसा हमको वापस कर देंगे तो हमें तो कोई इनकम होगा ही नहीं। हमने बोला इंटरेस्ट तो दे रहे हैं, तो आपने बोला इंटरेस्ट तो हमको बैंक में भी मिल जाता, या हम कहीं फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तो भी मिल जाएगा, मैं आपको क्यों दूं। तो मैंने बोला आपसे कि जितना पैसा आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही सेम अमाउंट हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आपको दो तरफ से पैसा मिलेगा और दो तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि एक आपको अपने पैसे पे भी ब्याज मिलेगा और एक जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, और वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। तो तुमने बोला हाँ, अब थोड़ा सुनने में क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक। क्यों, क्योंकि अब तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, साथ में मेरा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मेरे वाले पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है और मेरे एम्प्लॉयर वाले पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो अमाउंट जब बढ़ेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि ब्याज पे ब्याज मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो कई तरह का फायदा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आप राजी हो गए और आपने बोला कि आप एक गुल्लक बना दो, और उसी गुल्लक में हम क्या करेंगे, अपने सैलरी से कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट कर देंगे और उतना ही आप भी क्या कर देना, कंट्रीब्यूट कर देना। मैंने कहा डन, डील। अब मैं क्या करता हूं, आपके जैसे ही हमारे पास हजारों एम्प्लॉय होंगे, हम सबसे यही कहते हैं, सब लोग इस फंड में पैसा इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे ये गुल्लक बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक, और इसमें बहुत ढेर सारा पैसा हो जाता है। तो हम इस फंड को कर देते हैं इन्वेस्ट, और उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे मिलता है अच्छा खासा रिटर्न, ठीक। खैर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तुम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, जब तुम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें दो तरीके से पैसा बचता है। एक कि अगर ये पैसा हम कहीं से बैंक से लोन लेते तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता, तो मेरा पैसा बच रहा है, और दूसरा कि यही पैसा हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर बल्कि हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। आ रही बात समझ में, यानी कि डबल फायदा एक तरह से हो रहा है, ठीक। तो मैंने उस प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया, उस पर क्या कमाया, इंटरेस्ट, और वही जब आप रिटायर हो गए तो आपको पैसा क्या हो जाएगा, दे देंगे। इतनी कहानी समझ में आ रही है, ठीक। अब ये फंड जो है वो 4 लोग चला सकते हैं। 4 तरीके से ये फंड क्या हो सकता है, चल सकता है। एक है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो होता है वो गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए होता है। किसके लिए होता है,
अब चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, कोई भी हो सकता है। इनको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बनाना जरूरी होता है, यानी कि इनका इंप्लॉयर कौन होगा? गवर्नमेंट। इसका मतलब कि इनका मालिक कौन होगा? गवर्नमेंट। तो इस फंड को कौन देख रहा है? गवर्नमेंट। इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो जितना पैसा ये इस फंड में डालते हैं उतना ही गवर्नमेंट भी डालती है। आ रही बात समझ में? अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड। अब क्या होता है, कुछ ऐसे भी इंप्लॉयर हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ना हो, नॉन गवर्नमेंट हो। तो उन्होंने बोला क्या ये फंड तो बड़ा मजेदार है, क्योंकि इस फंड में हमको बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो कोई इंप्लॉयर आया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहता है कि साहब मुझे भी क्या बनाना है? फंड बनाना है, मुझे भी फंड बनाने दो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको क्या कर दिया? रिकॉग्नाइज कर दिया, पहचान कर दी कि हाँ तुम भी फंड बना सकते हो। तो भले वो एम्प्लॉय ना हो उस कंपनी का, इंप्लॉयर जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा किसके पास? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि भैया इसको रिकॉग्नाइज करो कि हम फंड बना सकते हैं कि नहीं, या अप्रूव करो कि मैं भी फंड बना लूं। तो इनकम टैक्स ने बोला हाँ जो तुम फंड बना रहे हो वो अप्रूव्ड है। क्या है? अप्रूव्ड है। तो उसको हम लोग कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या फिर अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। इतनी कहानी समझ में आई? लेकिन इसका इंप्लॉयर गवर्नमेंट नहीं होता है। इसका इंप्लॉयर कौन होता है? इसका इंप्लॉयर गवर्नमेंट। लेकिन ये ऐसा फंड है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या हो गया है? रिकॉग्नाइज हो गया है। नॉन गवर्नमेंट कह सकती हो, ठीक। ये क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ही होते हैं, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे कॉलेज वॉलेज में या कहीं के भी, ठीक। आगे बढ़े। तीसरा क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड, यानी कि ये भी वही लोग हैं, बस ये भी लाइन में लगे थे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि हम तुमको रिकॉग्नाइज, तुम फंड बना लो, कुछ करो, हमसे मतलब हम तुमको नहीं जानते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसको हम क्या कहते हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड। मतलब कि ये लोग भी फंड बनाते हैं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको जानता कि कौन हो तुम, ठीक। उनको क्या कर दिया? अनरिकॉग्नाइज कर दिया कि तुम फंड बनाओ, जो तुमको करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तुमको अनरिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब कि हम तुमको नहीं जानते, ठीक। अब उसमें हो सकता है खाली इंप्लॉय कर रहा हो, इंप्लॉयर कर ही ना रहा हो, कुछ भी हो सकता है, वो तो उनका आपस का मैटर है। तो वो क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज, ठीक। अच्छा, अब समझते हैं जरा तीन चीजों को। लास्ट क्या बचा? पब्लिक। अनरिकॉग्नाइज में देखो क्या होता है ना, अनरिकॉग्नाइज का मतलब कि मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, ठीक, और ना ही मुझे रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोला क्या मैं आप लोग का प्रोविडेंट फंड बनाऊं? आपने बोला जी सर आप मेरा फंड बनाइए। बस आपस में ट्रस्ट में मैंने बना दिया फंड। मैंने बोला कि आपको रिटायरमेंट के समय क्या दे दूंगा? पैसा दे दूंगा। नहीं मिला तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज। हालांकि कोर्ट वोर्ट में केस करोगे तो हो सकता है कि आपके फेवर में आ जाए, वो बात की बात है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ शेयर्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो रिकॉग्नाइज होती है, या कुछ ऐसी बॉडी होती है जो रिकॉग्नाइज होती है कि उनकी हाँ है वो। और अनरिकॉग्नाइज का मतलब कि उनको कोई किसी तरह का पहचान नहीं दिया गया है। आगे बात समझ में, ठीक। इस केस में भी इंप्लॉयर बना सकता है और इंप्लॉयर बनाता भी है। लास्ट क्या बचता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हाँ बैंक वाले होते हैं। सर आप ये सब पढ़ा चुके यस, इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हमको बताना है क्या रिटायरमेंट के समय उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक। तो इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ चीजें ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीजें सेट हो जाएं। ये सब रिवीजन ही चल रहा है। यस, फिर मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मैंने बताया था प्रोविडेंट फंड दो बार आता है। एक बार आता है ड्यूरिंग द सर्विस और एक आता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हम लोग जो पहले पढ़े थे वो क्या था? ड्यूरिंग द सर्विस था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रिटायरमेंट के समय, ठीक। इसलिए हम एक बार, हालांकि मैं सीधे रिटायरमेंट बता सकता था, लेकिन मैं चीजों को क्या कर रहा हूं? रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम क्या हो जाए? सेट हो जाए। आगे बढ़े। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मैंने ये बताया था कि तुम इंप्लॉय हो नादान प्यारे से, ठीक, मासूम से, ठीक। तुम आए अपना फंड लेकर के बोले कि साहब मेरा पीएफ काट दो। मैंने बोला मैं नहीं काटूंगा, मुझे फंड बनाना ही नहीं है।
तुम फिर आए अगले महीने मेरे पास, सर प्लीज बना दीजिए मेरा फंड क्योंकि मुझे रिटायरमेंट के समय पैसा चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं बना सकता हूं, नहीं बनाऊंगा, जाओ भागो यहां से, तुम लोग को भगा दिए। ठीक, अब तुम लोग के पास जो छोटे मोटे पैसे थे सैलरी के, अब मामला फंसा कि तुम उसको कहां जमा करो। तो तुमने बोला कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे इस छोटे सैलरी का हिस्सा क्या करो, ले लो। तो बैंक आकर के बोलता है, या ऐसी कुछ गवर्नमेंट बॉडीज स्टैब्लिश की गई है, उनका काम क्या होता है, वो पब्लिक का प्रोविडेंट फंड बनाते हैं। मतलब कि वहां पे क्या होता है, आप अपने हिसाब से पैसा इस प्रोविडेंट फंड की चीज में क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सर्विस आपको प्रोवाइड करता है कौन, बैंक। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बैंक भी कर सकती है और कई सारी एजेंसीज भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई भी आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड बना सकती है। ठीक, इतनी कहानी समझ में आई। अच्छा, अब हम वैसे तो हम लोग ड्यूरिंग द सर्विस पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। ठीक, रिकॉल में हम लोगों ने पढ़ा था, एक होगा आपका ड्यूरिंग द सर्विस। ठीक, क्या क्या होगा, और एक होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। दोनों हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलो देखो, ड्यूरिंग द सर्विस का मतलब होता है कि सर्विस के दौरान हो रहा है। ठीक, तो उस केस में होता है कि अगर सर्विस के दौरान अगर आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक, इंप्लॉयर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक, और अगर आपका इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं कुछ, वो तो आपका परक्विजिट्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपना आपका खुद ही पैसा अपना लगा रहे हो। ठीक, तो ये क्या होता है, एग्जेम्प्ट इंप्लॉयर का। और इंप्लॉयर में भी दो बातें हो सकती है, एक उसका कंट्रीब्यूशन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, और एक उसमें हो सकता है क्या, इंटरेस्ट। ठीक, तो एक तो प्रिंसिपल अमाउंट और एक जो इंटरेस्ट, ये जो जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 उसने जमा किया और 10,000 पे 1,000 क्या मिला, इंटरेस्ट, यानी कि 11,000 रुपया फंड में जा रहा है, तो 11,000 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है और ये दे कौन रहा है, गवर्नमेंट। इतनी कहानी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब रिटायर होंगे ये, तो सुनो, बूंद बूंद से सागर भरा और इनका पूरा ये सागर भर गया, और रिटायरमेंट के समय गुल्लक में जितना पैसा होगा, मान लो तुमने हर साल 1,000 रुपया जमा किया, 2,000 जमा किया, रिटायरमेंट के समय मान लेते बढ़ के तुम्हारे पास हो गया, हर महीने 1,000 जमा किया, और रिटायरमेंट के समय मान लेते इसमें 12 लाख रुपया है, तो ये 12 लाख रुपया तुमको मिल जाएगा। हर साल कुछ नहीं मिला, हर महीने कुछ नहीं मिला, हर महीने और हर साल तुमने सिर्फ क्या किया, जमा किया। जब तुम रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के समय ये 12 लाख का पूरा पैसा तुमको मिल जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये 12 लाख जब मिला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं कि ये 12 लाख रुपए पे भी टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ड्यूरिंग द सर्विस मिलती है वो भी माफ, और जो रिटायरमेंट के समय मिलेगा वो भी माफ। और इस 12 लाख में हो सकता है कि 10 लाख तुम्हारा क्या हो, प्रिंसिपल का हो, और 2 लाख किसका हो, इंटरेस्ट का। ये पूरा का पूरा 12 लाख क्या हो जाएगा, माफ। इतनी कहानी समझ में आई। अब हम बात करते हैं किसका, रिकॉग्नाइज्ड का। इसमें क्या होता है, जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें भी 2 होगा, एक होगा प्रिंसिपल और एक क्या होगा, इंटरेस्ट। इसके लिए तुम लोग को याद होगा मैंने बताया था 12% ऑफ सैलरी माफ होता है, और इंटरेस्ट 9.5% क्या होता है, माफ होता है। ठीक है, अगर 12% तक आपका इंप्लॉयर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, या उससे कम कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट। और अगर 9.5% से कम अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी माफ। लेकिन अगर उससे ऊपर जितना मिलेगा उस पर क्या लग जाएगा, टैक्स। आगे बात समझ में। तो जल्दी से बताओ, क्या इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लग चुका है? नहीं। कैसे नहीं लगा है? 12 मान लो अगर हमको मिलता है 15% या 16% कुछ भी लगता है, तो हम कह रहे हैं ना कि इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लग गया है कि नहीं? इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगा है कि नहीं लगा है? ऑब्वियस सी बात है, लग चुका है, क्योंकि इसमें तो पूरा माफ है। लेकिन इसमें 12% से अगर ऊपर पा गए
तो टैक्स लग जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ना कि एम्प्लॉयर पे टैक्स लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो होगा ही नहीं, तो उसमें काम ही खत्म हो गया। ठीक, अच्छा रिटायरमेंट की बात करते हैं। ये जब रिटायर हुए तो इनको मिला कितना रुपया? 12 लाख रुपया। कितना? इसमें मान लेते हैं कि इसमें भी 6 लाख किसका था? इसमें भी 6 लाख मान लेते हैं गवर्नमेंट का था और 6 लाख तुम्हारा खुद का था, मान लेते हैं एग्जांपल। तो तुम्हारे वाले पे तो वैसे भी टैक्स नहीं लगता है और गवर्नमेंट वाले पे कितना लग जाएगा? 6 लाख रुपया, और उस पे एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट माफ कर देती है। इसमें भी तुमको 6 लाख मिला होगा, किसका? एम्प्लॉयर का, और 6 लाख रुपया तुम्हारा खुद का होगा। इस पे तो टैक्स वैसे भी नहीं लगेगा कि तुम्हारा खुद का पैसा है। अब ये जो 6 लाख एम्प्लॉयर का मिल रहा है, जरा बताओ इस पे पहले टैक्स लगा था कि नहीं? कहां लगा था बताओ? यहां पे लगा था कि नहीं? लग गया था। जब पहले ही टैक्स लग चुका है तो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। यानी कि ये टोटल क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अब कुछ कहानी समझ में आ रही है? यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी एग्जेम्प्ट और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी एग्जेम्प्ट। ठीक, अब हम लोग आते हैं किस पे? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे। किस पे आते हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बताया था कि एम्प्लॉयर करता भी है लेकिन हमको पता क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं है, और एम्प्लॉय अपना करता होगा। तो इसमें बोला गया है कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एम्प्लॉय का भी हमको पता नहीं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस पे ड्यूरिंग द सर्विस अनरिकॉग्नाइज्ड पे क्या होगा? क्योंकि सीधी सी बात सोचो जरा, ये रिकॉग्नाइज्ड है कि अनरिकॉग्नाइज्ड है? यानी कि ये है ही नहीं है मेरे सामने। तो जब पता ही नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स कहां से लगाएगा? नहीं लगाएगा। तुम मजा लो जितना लेना है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे किस तरह का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब रिटायर हो गए तुम, तो रिटायरमेंट के समय तुमको कितना मिलेगा? सर मुझे मिला 12 लाख रुपया। ठीक, 6 लाख रुपया किसका हो गया? एम्प्लॉयर का, और 6 लाख रुपया किसका हो गया? एम्प्लॉय का। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब ये रिटायर हो रहा होगा, अब तक तो कंट्रीब्यूट करे तो पैसा जा रहा है ना, उसको पता है नहीं, और एम्प्लॉयर को भी पता नहीं है, और एम्प्लॉय को भी पता, एम्प्लॉय को हो सकता है पता हो लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता, तो उसने सोचा कि इस समय तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब रिटायर हुआ तो हमने बोला कि तुम्हारे जेब में 12 लाख रुपया कैसा दिख रहा है? तो टैक्स लगेगा। हम जब पूछेंगे ना, भाई जब तुमको सैलरी के तौर पे इतना मिलेगा, तो हम एम्प्लॉय से पूछेंगे अरे तुम लोग को कहां से 12 लाख रुपया मिल रहा है? तो तुम बोलोगे अरे 12 लाख में ना 6 लाख रुपया हम दिए हैं पीएफ का, और 6 लाख रुपया कौन दिया है? एम्प्लॉय दिया है। हम कहे अच्छा पीएफ भी बनाए थे क्या तुम लोग? बोला हाँ। हम क्या, जब हमको पता चला कि पीएफ यहां बना हुआ है, इसका मतलब कि एम्प्लॉय पे तो लगता नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर पे क्या लग जाएगा? टैक्स। यानी कि ये पूरे जिंदगी भर मजा लिया, लास्ट में देना पड़ गया। आ रही बात समझ में? कोई कहानी समझ में आ रही? एकदम कोई दिक्कत है? ठीक, अब ये यहां पे हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर तो क्या फायदा, रिकॉग्नाइज में भी तो क्या हो रहा है? यहां टैक्स दे रहे थे, यहां नहीं दे रहे थे, और अनरिकॉग्नाइज में यहां नहीं दे रहे थे, यहां दे रहे थे। तो दोनों में तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। लेकिन अंतर क्या है कि यहां पे तुमको 12% और 9.5% की तो छूट मिल रही है, लेकिन यहां तो वो छूट ही नहीं मिल रही है। आगे बात समझ में? मतलब कि सर अगर मान लीजिए हम रिकॉग्नाइज्ड हैं और हमको सैलरी कंट्रीब्यूट करते 10%, तो जब तुम 10% की होगी, इसका मतलब कि 10% यहां भी मिल रहा है, तो मान लेते यहां भी मिल रहा होगा 10%, लेकिन ये 10% तुम्हारा माफ हो गया, यहां भी माफ हो गया, और पूरा माफ हो गया। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? 10% पहले तो माफ कर दिए, मतलब पहले नहीं लिए, लेकिन बाद में इस 10% पे भी ले रहे, तो इस वाले में तुमको थोड़ा फायदा मिल गया। अब कुछ कहानी समझ में आ रही है? 12 लाख पे 6 लाख पे ले लगे, 6 लाख पे लग जाएगा। अच्छा, अब ये 6 लाख जो है ना, उसमें भी हो सकता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, इस 6 लाख में भी हो सकता है
कि 4 लाख हो प्रिंसिपल का और 2 लाख हो इंटरेस्ट का। 6 लाख में भी 4 लाख किसका हो, प्रिंसिपल का, और 2 लाख किसका हो, इंटरेस्ट का। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, जो 2 लाख होगा वो अदर सोर्स में चला जाएगा और जो 4 लाख होगा वो सैलरी में चला जाएगा। तो सैलरी वाले में कितना टैक्स लगाओगी, 4 लाख। यानी कि जब रिटायरमेंट के समय तुमको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं यहाँ नोट बना के लिख दे रहा हूं, यूआरपीएफ। ये क्या है, यूआरपीएफ, ये रिटायरमेंट की बात बता रहे हैं। रिटायरमेंट के समय जब तुमको इंप्लॉय का पैसा मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, टैक्स नहीं लगेगा। अगर इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी नहीं लगेगा, इंप्लॉय का है। लेकिन अगर इंप्लॉयर की बात करूं तो इस पे प्रिंसिपल पे क्या लग जाएगा, सैलरी के अंदर में टैक्स लगेगा, और इसमें किस पे लगेगा, इंटरेस्ट पे। और इंटरेस्ट वाला कहां लगेगा, अदर सोर्स में। खत्म, कोई दिक्कत। और पीपीएफ का क्या होता है, पीपीएफ यहां पे माफ होता है और यहां पे भी क्या होता है, माफ होता है। इसमें बस ये होता है कि इसमें इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं है, इंप्लॉयर तो कुछ करता ही नहीं है। इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है तो पहले उसको टैक्सेबल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फिर बाद में इसका तुमको डिडक्शन दे देते हैं, छूट दे देते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बाद में इसका क्या कर देंगे, छूट दे देंगे। तो जितना तुम्हारा हर साल इसमें लगाए होगे वो टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब टैक्सेबल का मतलब हर साल टैक्सेबल होता गया जो तुम्हारी सैलरी का हिस्सा होगा। लेकिन फिर बाद में जब तुमको रिटायरमेंट के समय मिलेगा ना, तो रिटायरमेंट के समय तुमको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। और ये डिडक्शन मिलेगा तुमको सेक्शन 80C में। किसमें मिलेगा, 80C में। ये एग्जाम्प्ट नहीं होता, याद रखना। पीएफ के केस में क्या होगा, पीपीएफ के केस में क्या होगा, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, इंप्लॉयर तो दे ही नहीं रहा है। किसका सिर्फ कंट्रीब्यूशन होगा, इंप्लॉय का हम लोग टैक्सेबल कर देंगे, ठीक, नॉर्मली। और उसके बाद से जब लास्ट में उनको क्या कर देंगे, तुमको उसका डिडक्शन दे देंगे। कहानी खत्म। डिडक्शन का अमाउंट मैक्सिमम मिलेगा तुमको 1.5 लाख। जब हम लोग डिडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर तो बताएंगे सेक्शन 80C में तुमको मैक्सिमम कितने की छूट मिल जाएगी, 1.5 लाख की। तो अगर 1.5 लाख तक का तुम्हारा पीपीएफ का पैसा होगा तो छूट मिल जाएगी। ये तो तुम्हारा टोटल क्या, प्रोविडेंट फंड और ट्रांसफर बैलेंस। यानी कि बस मुद्दे की बात क्या है, अगर मेरा गवर्नमेंट होगा एग्जाम्प्ट, अगर मेरा रिकॉग्नाइज्ड होगा तो एग्जाम्प्ट, अगर मेरा अनरिकॉग्नाइज्ड होगा तो उसमें 2 बातें होंगी, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा और कितना कंट्रीब्यूशन होगा, अगर प्रिंसिपल अमाउंट होगा तो वो सैलरी में, और जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट होगा वो अदर सोर्स में। और पीपीएफ में मुझे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। इतनी कहानी खत्म, और आपका सैलरी का रिटायरमेंट बेनिफिट भी क्या हो गया, खत्म। ठीक, अब बस हमको क्या प्रैक्टिस करना है, खूब ढेर सारा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो तुम लोग का होमवर्क पर लिखो क्या क्या है। होमवर्क प्रोविजन इसका भी लिख लेना बहुत अच्छे से पूरा।